हो या पाकिस्तान, सीमा पर तनाव फैलाने के लिए सब एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं। बॉर्डर पर सीमा के बेहद करीबी इलाके में उनके लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगते हैं। युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया जाने लगता है। भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि युद्ध अभ्यास कभी जंग में तब्दील हो सकता है और इस खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी ज्यादा मजबूत कर रखा है। दुश्मन के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके हैं। हथियारों और मिसाइल से लैस ये लड़ाकू विमान आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त ये हमारी सीमा में दाखिल हो सकते हैं। खतरा बड़ा, बहुत बड़ा साबित हो सकता है। इन फाइटर जेट के निशाने पर हमारे सैन्य अड्डे हो सकते हैं। इन फाइटर जेट के निशाने पर रणनीतिक महत्व वाले अहम ठिकाने हो सकते हैं। इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। इन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद करना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि ध्वनि की रफ्तार से उड़ान भरते इन लड़ाकू विमानों को रोका कैसे जाए। इन्हें मार गिराना इतना आसान भी नहीं। अब आगे क्या होगा? जमीन पर अचानक हलचल तेज हो जाती है। रडार तेजी से घूमने लगते हैं। टारगेट को ट्रैक किया जाने लगता है और फिर शुरू होती है एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश। मिसाइल लास्ट। धुएं का गुबार छोड़ती ये मिसाइलें आसमान में गुम हो जाती हैं। पता ही नहीं लगता कि मिसाइलें गई कहां। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। भारत का ये मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अपने लक्ष्य को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। पल भर में दुश्मन के लड़ाकू विमान जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अपने दमखम के लिए जाना जाता है। भारत लंबे समय से मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। तो अब करीब 72 सालों के बाद भारत का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के त्रिदेव दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को आसमान में ही तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान और खासकर चीन को ध्यान में रखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम बेहद अहम हो जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान ने इनका एक रक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिनमें शामिल हैं PAD पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे प्रद्युम्न भी कहा जाता है, AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा मिशन शक्ति, जिसके जरिए अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को भी तबाह किया जा सकता है। पृथ्वी आकाश और मिशन शक्ति के तहत भारत ने अब ऐसी माहिरता हासिल की है इस पूरे टेक्निक के द्वारा कि भारत किसी भी आने वाले एंटी एयर रोल में एयरक्राफ्ट को या मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। हर एक रेंज में, अपने सतल जमीन से लेके ऊपर स्पेस तक। तो जो ये लो ऑर्बिट में जो हमने एक टेस्ट किया था मिशन शक्ति में, वो बड़ा कामयाब हुआ था। तो उसको देखते हुए जो पूरा ये गैमेट है, जो नीचे थल सेना के लेवल से लेके ऊपर
साइबर स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस की जो बात करते हैं उसमें ये सक्षम है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने हाल के दिनों में जमीन से हवा में मार करने वाले कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है जिनसे दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। ये इतने सटीक, इतने मारक और इतने घातक हथियार हैं कि दुश्मन अपनी ताकत के नशे में चूर रहता है और पल भर में ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके अरमानों को खाक में तब्दील कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम के इन हथियारों की खास बात यह है कि इनका निशाना अचूक है। आकाश डिफेंस सिस्टम जमीन पर भारत की मजबूत रक्षा कवच है। आकाश डिफेंस सिस्टम देश में बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके बाद बारी है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की। बराक 8 हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। बराक 8 XRSAM यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमलावर को खतरा बनने से पहले ही निपटा सकता है। बराक के बाद आता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। ये कम और मध्यम दूरी तक मार्क्स कर सकती है, यानी खतरे के नजदीक आने पर उसे ये तबाह कर देता है। भारत का रक्षा कवच मजबूत करने जल्द ही आने वाला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से मिलने वाला S-400 दुश्मन की क्रूज, बैलिस्टिक और जहाजों को मार गिराने में बहुत कारगर होगा। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम वायुसेना तक ही सीमित नहीं रहते। नौसेना और थल सेना भी इसका इस्तेमाल करती है क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। हमला एक साथ कई मोर्चों पर हो सकता है। हालांकि जानकारों की माने तो एयर डिफेंस सिस्टम 100% कारगर नहीं होते, लेकिन भारत ने हवा में ही दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को मार गिराने के लिए ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिए हैं जो 90% तक कामयाब माने जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम का काम बेहद जटिल होता है। सबसे पहले तो इसे अपने खतरे को भांपना होता है और इसके लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि किस तरह से इसे अपने काम को शुरू करना है। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम में यह देखने की कोशिश होती है कि दुश्मन इन पर किस तरह से निशाना साधे हुए है और इसीलिए ये सबसे पहले खतरे का पता लगाते हैं, जिसे कि डिफेंस सिस्टम रडार के जरिए जाना जाता है, जिसे थ्रेट डिटेक्शन भी कहते हैं। और फिर इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे कि AWACS भी कहा जाता है, उसके जरिए अब उन खतरों को पता लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इसके बाद मिसाइल या फिर दूसरे लड़ाकू विमानों के ऊपर निशाना साधा जाता है कि जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो उससे पहले ही ये पूरी तरह से उसे नेस्तनाबूद कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये मिसाइल जमीन से दागे जा सकते हो, ये जल जहाज से भी अपने दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं और समय रहते ही ये पता कर लेते हैं कि जिस चीज से इन्हें नुकसान होने वाला है किस तरह से हवा में ही उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। भारत के पास वैसे तो दर्जन भर से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो चीन और पाकिस्तान की किसी भी जुर्रत का माकूल जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इनमें सबसे ताकतवर है रूस से मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर डील हुई थी। इसके तहत रूस करीब $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स भारत को बेचेगा। हालांकि रूस ने चीन को भी यह डिफेंस सिस्टम बेचा है, जो उसे 2018 में ही हासिल हो गया है। लेकिन भारत को भी जब ये अभेद्य रक्षा कवच मिल जाएगा तो चीन और उसके जिगरी दोस्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों को भी गिरा सकता है। यही नहीं, भारत की चीन से लगती हुई 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा भी इससे पुख्ता हो जाएगी। रूस से जब
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। इसकी वजह थी S-400 की बेमिसाल खूबियां। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देश पर होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगा सकता है। ये सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। ये उपग्रहों के जरिए भी दुश्मन की तमाम जानकारियां जुटा सकता है। S-400 के जरिए लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकते हैं और मिसाइल कहां से छोड़ी गई है, इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। ये 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी खतरे को तबाह कर सकता है, चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो। ये सभी तरह के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। S-400 के रडार एक साथ 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। इसके रडार 600 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य का पता लगा सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंची और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम चीज ये है कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं और ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है। S-400 को तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी मारक क्षमता 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले JF-17 थंडर भी बड़ी संख्या में है, जबकि चीन के पास 1700 फाइटर जेट हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के पास मिसाइलों का जखीरा भी है। तो शायद यही वजह है कि हाल में ही रूस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रक्षा कवच की जल्द डिलीवरी को लेकर बात की और रूस ने भी आश्वस्त किया कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द भारत को दे देगा। एक जो सिस्टम है उसके अंदर तकरीबन 8 डिवीजन होते हैं और उसमें 72 लॉन्चर होते हैं। 72 लॉन्चर का मतलब है कि आप तकरीबन 384 मिसाइल्स इसमें एक बार में तैनात कर सकते हैं। इसकी जो रडार की क्षमता है वो ना केवल लो ऑल्टीट्यूड, भाई हाई ऑल्टीट्यूड रडार भी इसके अंदर है और दोनों की काम करने की जो रेंज और जो उनका जो एक्सेस है वो दोनों अलग है। तो इनको देखते हुए इसमें जो क्षमता है ये तकरीबन 650 किलोमीटर तक एक बॉम्बर पे मार करने की या एक बहुत ही छोटे अत्याधुनिक 4th या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार करने की इसमें क्षमता है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुश्मन देशों की साजिशों से बचने की कवायद कर रहा है। S-400 को रूस से खरीदना इसी कवायद का हिस्सा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मौजूदा वक्त में भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आकाश से लेकर पृथ्वी, स्पाइडर से लेकर अश्विन और बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस एक वरदान है। कुछ मित्र देशों की मदद से तो कुछ अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत आज एयर डिफेंस सिस्टम के मैदान में कई देशों से बाजी मार सकता है। दुश्मन को मात देने में जितनी पराक्रम की जरूरत पड़ती है, उतनी ही ताकत दुश्मनों के हमले से बचने में भी लगती है। भारत ने अपने दम पर एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को तैयार किया। वहीं रूस से मिले S-400 और इजराइल से मिले बराक की काट न चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास। जमीन से आसमान में उड़ान भरती ये मिसाइलें भारत के पराक्रम की बानगी हैं।
आवाज से भी तेज। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ये मिसाइलें उस रक्षा कवच का हिस्सा है जो पलक झपकते दुश्मन के नापाक मंसूबों को मटियामेट कर सकती हैं। ये मिसाइलें हिंदुस्तान के उस एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत कड़ी हैं जो दुश्मन के स्टील को पिघला सकती हैं। अगर किसी ने भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो समंदर से लेकर रेतीली जमीन तक से ये एयर डिफेंस सिस्टम और इसमें लगी मिसाइलें बर्बादी का ऐसा मंजर पेश कर सकती हैं कि रूह कांप जाए। रूस से जल्द मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तो दुश्मनों का काल है ही। आसमान की सुरक्षा में आकाश नाम का रक्षा कवच भी तैयार है। आसमान में ऊंचाई पर उड़ता लड़ाकू विमान हो या हवा में मंडराता ड्रोन, भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी ऐसी चीज को उड़ाने में सक्षम है और इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। मतलब दुश्मन की मिसाइल को आकाश हवा में ही निशाना बना सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रैक एंड व्हील दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आसमान में दुश्मन का विध्वंस करने वाला आकाश पूरी तरह स्वदेशी है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। ये राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधता है। राजेंद्र में कई अत्याधुनिक खूबियां हैं, जैसे वो 64 टारगेट को एक साथ खोज सकता है। आकाश एक साथ 4 टारगेट पर 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। आकाश सिस्टम वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए अलग अलग तरह से बनाया गया है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन से लगती सीमा, आकाश के ताकतवर रडार करीब 100 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल या फिर ड्रोन का पता लगा सकते हैं, जिसके बाद इससे निकलने वाली मिसाइलें ऐसा धमाका करती हैं कि दुश्मन कांप उठे। आकाश के बाद नंबर आता है पृथ्वी का। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल के परखचे उड़ा सकता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में लगा प्रद्युम्न एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। यह मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली मिसाइल को भी उड़ा सकता है। इसमें लंबी दूरी तक नजर रखने वाला ट्रैकिंग रडार लगा होता है जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। यह मिसाइल सिस्टम पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। ये करीब 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक आप एंगेज कर सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम को। और एक नया जो पृथ्वी डिलीवरी व्हीकल भी तैयार किया जा रहा है, तो सारा मिला के एक सिस्टम हमारे पास बन सकता है जिससे हम हमारे कंट्री को और अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकें। गलवान में चीन की सीनाजोरी जारी है। चीन 4 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे हटता है।
ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए और संभावित खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान ने इजराइल से दुश्मन के काल यानी बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। इजराइल और भारत सरकार के बीच $777 मिलियन यानी करीब 5,687 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, जिसके तहत भारत को ऐसी मिसाइलें मिलेंगी जो जमीन से आसमान में लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों को तलाश कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती हैं। बराक 8 लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। अगर तकनीक और हथियारों की बात करें तो यह सब कुछ इजराइल से मिलेगा, लेकिन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में कुछ ऐसे मिसाइल तैयार किए जाएंगे जो जहाजों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद होंगे। और ऐसे में जबकि चीन हिंद महासागर में पिछले कुछ दिनों से अपनी सक्रियता लगातार बढ़ाता जा रहा है, इससे निपटने के लिए बराक 8 बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को आईएनएस विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा। यही नहीं, इस रक्षा कवच को चीन से लगी सीमा पर भी तैनात करने की योजना है। भारत के पास सिर्फ धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की क्षमता है। दुनिया में सिर्फ 3 और देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैं। भारत ने पिछले साल 17 मार्च को मिशन शक्ति सफलतापूर्वक पूरा किया था। तब हिंदुस्तान ने धरती की निचली कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उड़ाकर पूरी दुनिया में अपनी अंतरिक्ष शक्ति का लोहा मनवाया था। ये काइनेटिक वेपन सिस्टम है। काइनेटिक वेपन सिस्टम का मतलब ये बनता है कि फिजिकली कॉन्टैक्ट करके टारगेट को जो है आप डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस एग्जाम्पल में वो टारगेट जो है वो एक सैटेलाइट है। तो हमारे यहाँ से जब हमने टेस्ट किया था तो टारगेट जो था वो 283 किलोमीटर करीब ऊपर था स्काई में, आउटर स्पेस में, और उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया था। जाहिर है भविष्य में होने वाली जंग लगभग पूरी तरह तकनीक पर टिकी होगी। सेना की रणनीति ऐसी तकनीकों के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द ही घूमेगी। लिहाजा भारत एयर डिफेंस सिस्टम और उससे भी ज्यादा ऐसे आधुनिक हथियार बनाने पर काम कर रहा है जो बटन दबाते ही दुश्मन के सपनों में सेंध लगा सकें। उसके नेत्र खुलते ही शत्रु भस्म हो जाता है। उसके तेज के सामने दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। वो हमले से पहले दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं देता। वैसे तो वो एक वेपन है, लेकिन उसकी क्षमता को देखकर उसे काली का नाम दिया गया है। ये एक लेजर बीम से हमले करने वाला हथियार है, जिसकी अदृश्य तरंगों के सामने बड़े से बड़े तोप और टैंक नहीं टिक पाते हैं। काली के दम पर लेजर हथियारों की रेस में अब भारत भी दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, यानी कितनी भी संधियां हो जाएं, इंटरनेशनल कानून बन जाए, लेकिन जंग छिड़ी तो सारे कायदे किनारे हो ही जाते हैं। काम आती है आपकी ताकत, जैसे कि सेना का यह नया शूरवीर राफाल है। लेकिन फर्ज कीजिए कि ऐसे विमानों से कोई बारूदी हथियार चलाना ही ना पड़े
और दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएं। तो अब देखिए हिंदुस्तान का एक और सीक्रेट वेपन जिस पर भारतीय वैज्ञानिक कई सालों से काम कर रहे हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसके लिए ना गोली की जरूरत है, ना बारूद की और ना ही मिसाइल की। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे फ्यूचर वॉर वेपन माना जा रहा है। भारत ने इसे नाम दिया है काली, जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। न गोली, न रॉकेट, न बम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की शक्ति से दुश्मनों का होगा सफाया। बुलेट की जगह निकलेगी लेजर बीम। बड़े बड़े फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन तेज रोशनी से ढेर हो जाएंगे। भारत का गुप्त हथियार जिसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 11 सेक्टर में जो 5 अप्रैल 2012 को जो बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और इंडिया ने किया है। वो उसको काली का नाम भी देते हैं। हिंदुस्तान का टर्मिनेटर काली, जो कि दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, एक ऐसा हथियार जो पल भर में दुश्मन का खात्मा कर देगा। ऐसी खतरनाक तरंगे जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की रक्षा करेंगी। अदृश्य तरंगों वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी निगाहें गिद्ध से भी तेज होंगी। काली भारत का सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर देखिए भारत का यह ब्रह्मास्त्र कैसे अपने दुश्मनों को निपटा सकता है। यह वो ड्रोन सेना है जो भारत में नापाक इरादे से घुसने की गुस्ताखी कर रही है। काली की टीम ने दूर से ही एक एक ड्रोन को स्कैन कर लिया, जिसके बाद होता है हमला। और एक एक ड्रोन जो सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है, काली ने लेजर जैसे अदृश्य बीम से अपनी तरफ आ रहे हथियारों को चुटकियों में तबाह कर दिया। एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं या इनकमिंग मिसाइल्स हैं, आप उनके जो ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या जो उनकी सर्किटरी है या उनके वायरलेस सिग्नल्स वाले जितना इक्विपमेंट उनके ऊपर ऑन बोर्ड है, उनको इस इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से डिसेबल करके उनको जो उन वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हो अपना इंटेंडेड टारगेट हिट करने से पहले। काली का आकार सिलेंडर नुमा है जो लगभग 25 टन वजनी है, जिसे टैंक से लेकर वॉरशिप तक पर लगाया जा सकता है। वक्त के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिकों को लेजर की ताकत का एहसास होता जा रहा है, काली उतनी ताकतवर होती जा रही है। काली उस
सीक्रेट शक्ति का नाम है जो दबे पांव दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। काली 60 नैनो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 60वें हिस्से में 40 गीगावाट वाले लेजर से हमले में सक्षम है। 40 गीगावाट को जरा ऐसे समझिए कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी इतनी बिजली की जरूरत नहीं होती है। इस अकूत ताकत से लैस काली सेकंड के 60वें हिस्से में दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। हमला भी इतना तेज कि दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। काली प्रकाश की गति से वार करती है, यानी काली के कहर से बच पाना नामुमकिन है। काली का वार बंदूक की गोली या तोप के गोले से भी सटीक होता है। मिसाइल हमले को रोका जा सकता है, लेकिन काली के काल से कोई नहीं बच सकता। ये डिवाइस एक स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। समझिए, एक स्टॉर्म ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, जो टारगेट को बम्बार्ड करते हैं विद अ वेरी हाई पावर फ्लैशेस। और ये सारा का सारा काम विद इन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ इस हाई एनर्जी वेव की वजह से एक तो इसकी लिथैलिटी बहुत बढ़ जाती है, दूसरा क्योंकि एक फोकस बीम है तो इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट होती है, और तीसरा इसकी रेंज इज फिनोमिनल है। मैंने बोला कि इवन सैटेलाइट्स कैन बी टारगेटेड। जिस तरह से दुनिया को लेजर ताकत का एहसास होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके विकास का काम भी बढ़ रहा है। भारत भी इस मामले में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। काली और ए-सेट मिसाइल आने वाले समय में भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं बारिश का पानी कहर बरपा रहा है तो कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन जनता के पास इस बारिश के इस आपातकाल से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। आप जरा तस्वीरों को देखिए, देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो राजस्थान के टोंक से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करना एक मोटरसाइकिल सवार को भारी पड़ गया। तेज बहाव के सामने आने की एक नहीं चली और उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। वहीं गुजरात में भी लगातार हो रही बारिश के बाद बांध से छोड़े गए पानी की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। द्वारका में तो एक बस उफनती नदी को पार करने की कोशिश में पुल के बीचों बीच फंस गई। वहीं असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से उफनती नदियों ने इंसानों के साथ ही जंगली जानवरों की भी मुसीबतें बढ़ा दी। तेलंगाना के भूपलपल्ली में बाढ़ में फंसे किसानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में हालात इतने बिगड़ गए कि सीआरपीएफ के जवान रस्सी की मदद से लोगों को पुल पार करवाते नजर आए। सबसे पहले राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर आए कई बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इन बरसाती नालों की वजह से वहां के कई रास्ते पानी में डूब गए। उन्हें पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उफनते रास्ते को पार कर रहे एक आदमी की मोटरसाइकिल बह गई।
उस आदमी ने काफी देर तक सैलाब में अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उसकी एक नहीं चली। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए पानी के तेज बहाव से किनारे की तरफ लौटा। बताया गया कि इस रास्ते पर बरसात में मौसम में अक्सर पानी भर जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और ऐसे वक्त पर जब लगातार पानी बरस रहा हो, उसकी वजह से स्थिति और ज्यादा वहां पर खराब हो चुकी है। अब आपको ये पुल, ये सड़क नजर ही नहीं आ रहे होंगे, लेकिन लोग, उनके सामने मजबूरी है कि इसी रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और ऐसे में बाइक लेकर एक शख्स यहां से गुजरने की कोशिश करता है। पानी का बहाव बहुत तेज और उसमें वो संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है काफी देर तक, लेकिन आखिरकार उसने बाइक छोड़ दी और खुद को बचाना पहले जरूरी समझा और अपने आप को धीरे धीरे सुरक्षित कदमों के साथ किनारे पर लाया। तो टोंक में भारी बारिश की वजह से उफनती सहोदरा नदी ने लोगों को दहशत में डाल दिया। एक दिन पहले नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे 4 लोग नदी में बह गए, जिनमें 2 लोगों को हालांकि बचा लिया गया। 2 लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान अभी भी वहां पर जारी है। तो ऐसे वक्त में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब एक ही नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आते हैं और ऐसे में नाव का पलटना एक नए खतरे को आमंत्रण देता है। और इसी बीच ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पर कई नदियां टोंक में उफान पर हैं। सहोदरा नदी भी उनमें से एक है और इसी की वजह से दहशत भी अब लोगों में बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे 4 लोग नदी में बह गए, जिनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया। 2 लोगों की तलाश में बचाव टीम जो है वो इस वक्त पूरे इलाके में नाव के माध्यम से सर्च कर रही है कि कहीं कोई अगर फंसा हो तो उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंच जाए। तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, नजर उनकी जहां तक जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी, और पानी का बहाव इतना तेज कि वो जहां है वहीं रहने को मजबूर हैं। लेकिन ना घर में खाने को सामान है, ना आशियाना काफी दिन तक सुरक्षित है और ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अगर सोचते भी हैं तो चुनौती वहीं खत्म नहीं होती है। रास्ता, जिस रास्ते से उन्हें गुजरना है, वो भी चुनौतियों से भरा हुआ है और इसी के बीच कई बार ऐसे हादसे होते हैं जब लोग इन रास्तों से गुजरते हैं जहां पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो कई बार ऐसे ही लोग पानी के साथ बह जाते हैं। वहीं हिमाचल की तस्वीर देख लीजिए। मंडी से लगातार हो रही बारिश की वजह से डराने वाली ये तस्वीर सामने आई। मंडी के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से सड़क जो है वो बंद हो गई है। पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की वजह से सड़क के किनारे बसे लोग अब दहशत में आ गए हैं, क्योंकि ये खतरा अब उन पर भी मंडरा रहा है। मकान आप देख रहे होंगे नीचे, और ये मलबा ऐसे ही कभी भी गिर सकता है। जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें भी एक खतरा मकान के ऊपर भी था। फिलहाल जो सड़क है वहां पर वो इस मलबे के कारण बंद हो गई है, यातायात वहां ठप हो चुका है, लेकिन खतरा वहां पर रह रहे लोगों के ऊपर मंडराने लगा है कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो ये मलबा उनके मकानों में भी गिर सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, उनकी जान तक जा सकती है और यही डर इलाके के लोगों में इस वक्त भरा हुआ है। हालांकि आप देखिए कुछ ही मीटर की दूरी आपको एक घर की और इस मलबे जहां मलबा ये गिर रहा है उसकी दिख रही होगी, और यही खतरा इन घर वालों को भी अब लग रहा है कि कहीं ये मलबा इनके घरों के ऊपर ना गिर जाए। पहाड़ खिसकने से लोग जो हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में कोई इसकी चपेट में आना नहीं चाहता। सड़क पर ये मलबा फिलहाल आपको बता दें गिरा, सड़क बंद हो चुकी है, रास्ता ठप हो चुका है, आवाजाही वहां पर रुक चुकी है, लेकिन कई रिहायशी इलाके जैसे कि तस्वीरों में भी मकान कुछ आपको नजर आ रहे होंगे, ये मलबा इन मकानों पर न गिर जाए, ये डर, ये दहशत लोगों में भी इस वक्त मौजूद है। वहीं अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से सूरत, वडोदरा समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जहां पर कमोबेश तस्वीरें आपको एक जैसी ही लग रही होंगी। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। शहरों में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं से बस के पानी में फंसने की तस्वीर सामने आई तो कहीं सैलाब की मार से कार बेकार दिखाई दी।
शहरों की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और नाव सड़कों पर नजर आने लगी हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां पर फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी कि इस पानी के बीच लोग फंसे नजर आ रहे हैं। हालांकि निकलने की कोशिश भी लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। कई इलाकों में वाहन लेकर लोग गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाहन भी उनके बीच रास्ते में ही ठप हो जाते हैं, जिसके बाद एक और चुनौती वाहन को वहां से निकालने के लिए, जिसके लिए कई बार स्थानीय जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि इस स्थिति से लोगों को बचाया जा सके, बाहर निकाला जा सके। और इसी के साथ साथ एक उम्मीद इस वक्त बारिश ना होने की भी की जा रही है ताकि जो स्तर है पानी का वो थोड़ा कम हो और जनजीवन थोड़ा बेहतर हो पाए। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात की कई नदियां जो है वो उफान पर है और उस उफान का असर द्वारिका में भी देखने को मिल रहा है, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान पार करने की कोशिश करते समय ये बस बीच पुल में बंद हो गई। जिस समय ये बस पुल के बीच बंद हुई उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी और इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया और पहले बस को एक रस्सी से बांधा गया और फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींचकर इस पानी के बीच से बाहर निकाला गया है। तो पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज, और इसी बहाव के बीच से ये बस ड्राइवर ने सोचा कि शायद वो अपनी बस को यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन पानी के बीच में ही, पुल के बीच में ही ये बस फंस गई। हालांकि आसपास जो लोग थे उन्होंने एक बड़ी सी रस्सी लाकर पहले तो बस को एक दूसरी गाड़ी से बांधा और उसके बाद खींचकर इस बस को यात्रियों सहित बाहर निकाला। वहीं गुजरात के जामनगर की तस्वीर डराने वाली है। वहां एक कार सवार सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और सड़क पार करने की कोशिश के दौरान उसकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार को तेज बहाव में बहता देख कार सवार ने लोगों से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वहां भीड़ जुटने के बावजूद लोग कार सवार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेबस होकर राहत और बचाव टीम का इंतजार करते दिखे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बाद में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर जब पानी के तेज बहाव में ये कार वहां फंस गई। ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया कि बहाव इतना तेज है और पानी कितना होगा, इसका भी अंदाजा ड्राइवर नहीं लगा पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीच रास्ते में ही ये गाड़ी ठप पड़ गई। हालांकि अंदर कुछ लोग भी बैठे थे, वो लगातार बचाने की गुहार आसपास खड़े लोगों से करते रहे, लेकिन आसपास जो लोग खड़े हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इन तक पहुंचे और इनको बाहर निकालें। इंतजार इस बात का होने लगा कि जल्द से जल्द राहत बचाव की टीम वहां पर पहुंचे। कई घंटे की मुशक्कत के बाद आखिरकार इस कार में बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं गुजरात की एक और तस्वीर अमरेली की, जहां पर भारी बारिश की वजह से कई इलाके प्रभावित हैं। बक्सरा में सतलड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी का पानी पुल पर बहता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि कई जगह कमर तक पानी भर चुका है। एक कार पूरी तरह पानी में डूबी दिख रही है आपको तस्वीरों में, जिससे कुछ लोग हालांकि धक्का देकर कोशिश कर रहे हैं कि उसे बाहर निकाला जा सके। वहीं बारिश की वजह से इलाके की सड़कें अब तालाब बन चुकी हैं और इसी तरह से अमरेली के लीलिया तहसील में भी नावली नदी का पानी घुस गया। हालात ये है कि बाजार की गलियों में इस समय नदी का पानी बह रहा है। पानी के लगातार बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। तो ये आप कह नहीं सकते तस्वीरों को देखकर कि दरअसल रिहायशी इलाके ही हैं जहां पर सड़कें हुआ करती थी, बाजार लगते थे, लोग नजर आते थे, लेकिन अब सिर्फ नजर आ रहा है तो पानी ही पानी। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अमरेली में आप देखिए एक कार जो है वो पानी के बीच डूबती नजर आ रही है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कार को धक्का देकर इस पानी के बीच से निकाला जाए, लेकिन वो कोशिश भी नाकाफी ही साबित हो रही है। वहीं सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। कई लोग आधे डूबकर इस सड़क को पार करते हुए भी तस्वीरों में कैद हुए हैं। वहीं सूरत की ये तस्वीर, सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में पिछले कई दिनों से लोग कमर तक डूबे पानी में रहने को मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई जगहों पर तो घर के बाहर खड़े स्कूटर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए नाव का सहारा अब लेने को मजबूर हैं, क्योंकि इन सड़कों पर अब आप सोचिए गाड़ियां तो चल नहीं सकती, इसलिए अब आपको नाव के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, वहां पर भी पानी भर चुका है, जिसके बीच अब लोग रहने को मजबूर हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है, दुकानों के बाहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ऐसे में एक दुकान के बाहर खड़ी स्कूटर आप देख रहे हैं जो पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है, और बहाव भी इतना तेज कि इसके बीच से गुजरने के लिए आपको कई बार सोचना होगा। और ये तस्वीर सूरत के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। कई कॉलोनी जो है वो पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है और लोग आधे डूबे हुए से इसी तरह रहने को मजबूर हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ में मचुंदरी नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग खतरा उठाकर पुल को पार कर रहे हैं। पुल पर पानी का बहाव तेज है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस पुल पर जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग फिर भी उफनती नदी के पानी के बीच से इसी तरह पुल को पार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दरअसल इस पानी के बीच पुल कहाँ है, लेकिन अब पुल के ऊपर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के सामने अब दिक्कत और चुनौती ये है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ये जो पुल है जो अब दिख नहीं रहा है, इसी पुल से गुजरकर उन्हें जाना होता है। लेकिन इस बात का आभास उन्हें भी है कि जरा सी लापरवाही, छोटी सी चूक उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। लेकिन मजबूरी ये कि काफी दिनों से स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है और ऐसे में संपर्क गांवों का टूट चुका है। राशन लेना हो, घर सुरक्षित जगह पर जाना हो, इन सब के लिए आपको इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसीलिए लोग अपनी जान अब जोखिम में डालकर इस तरह पुल को पार कर रहे हैं। वहीं जरा अब उत्तराखंड की तस्वीर देख लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां जमीन खिसकने से कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई और उसी के तहत एक और ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से वहां जमीन खिसकी और कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए हैं। हालांकि उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। धूल ये एक तरीके से चारों पूरे इलाके में भर गई। देहरादून की तस्वीरें हैं, कई दुकानें वहां पर वो जमींदोज हो गई हैं। पहाड़ खिसकने की वजह से इस तरीके के कई हादसे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून की ये तस्वीर जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जमीन खिसकने की वजह से जो दुकानें हैं इलाके में, वो देखिए आप किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो जाती है। हालांकि इसी के साथ साथ लोगों में दहशत कितनी भर गई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये खतरा, ये डर लोगों के मन में गहराता जा रहा है। कैसे ही बारिश हुई और पहाड़ खिसका तो कई दुकानें और इसकी चपेट में आ सकती, कई मकान इसकी चपेट में आ सकते हैं और यही खतरा अब लोगों के बीच भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ ये जो दुकान आप देख रहे हैं पहले ही थोड़ी ये जर्जर स्थिति में लग रही थी। हालांकि जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो पहले से ही चीज़ों को देखकर जागरूक हो जाते हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग पहले ही इस दुकानों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए थे। हालांकि पहाड़ खिसकने से दहशत में जरूर है ये लोग। और तस्वीरों में देखकर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पहले भी दुकान के कुछ हिस्से जमींदोज हो चुके हैं। जो बचे कुचे हिस्से थे दुकान के वो भी देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वही गुजरात की अब ये तस्वीर, गुजरात के नवसारी में बारिश में कई नदियां बारिश की वजह से उफान पर हैं। बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक शख्स नदी के बीच फंस गया और तस्वीरों में आपको वो नजर आ रहा है। उसके सामने अब ये सवाल कि वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि आगे देखिए पानी का बहाव इतना तेज और ऐसे में ये शख्स अगर इस पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करता है तो इस बात का अंदाजा उसको भी है कि जान जोखिम में डालने जैसा ये होगा और इसीलिए वो किनारे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि कोई राहत उन तक पहुंचे, कुछ लोग देखें। ऐसे में कई बार स्थानीय लोग बहुत मददगार साबित होते हैं। वक्त रहते लोग कई बार
मदद पहुंचा देते हैं और कई जाने इस वजह से बच जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, पानी के बीच ये फंस गया। गुजरात की तस्वीरें हैं, नदियां उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है और पानी का बहाव जरा आप देखिए। पानी का बहाव इतना तेज कि इससे होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, खतरे से भरा हो सकता है और इसीलिए ये शख्स वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि जो टीमें तैनात की गई हैं, हो सकता है वो टीमें उस तक पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं गुजरात के पोरबंदर की ये तस्वीर, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बांधों के पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके पानी के तेज बहाव की वजह से वहां एक पुल टूट गया और बांध का पानी खेतों में घुसने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो अब किसानों के लिए भी चुनौती खड़ी हो चुकी है। हालांकि पहले ही लगातार हो रही बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उसके बाद बांध से छोड़ा गया पानी उनके खेतों में घुसता हुआ, जिसके बाद पूरी तरीके से उनका खेत बर्बाद हो गया। लोग वहां इस बात से भी परेशान हैं कि बांध का जो पानी छोड़ा जा रहा है वो निचले इलाकों में भी अब लोगों तक पहुंच सकता है। उनके रहने का ठिकाना भी उन्हें बदलना होगा अगर पानी वहां पर पहुंचता है तो। वहीं गुजरात के वडोदरा में एक पूर्व पुलिस अधिकारी की कार ढांडर नदी के पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि अचानक पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से ये कार पानी में डूब गई, जिसके बाद इसको चला रहे पूर्व पुलिस अधिकारी कार की छत पर आ गए। घटना मकरपुरा धनियावी रोड की है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम भी पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने अपनी बोट से पुलिस के इस पूर्व अधिकारी को पानी से बाहर निकाला। हालांकि उससे पहले काफी देर तक ये पूर्व अधिकारी वहां पर छत पर, यानी अपनी गाड़ी की छत पर बैठे रहे, उम्मीद करते रहे कि कोई राहत टीम वहां तक पहुंचे। और ऐसे में काफी देर के बाद जब टीम पहुंची तो नाव पर उनको उस गाड़ी की छत से उतार कर बैठाया गया और उसके बाद सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहीं गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने भले ही लोगों की आफत बढ़ा दी हो, लेकिन इस बारिश ने डांग जिले में गुजरात के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती बढ़ा दी है। ये झरने की तस्वीर आप देख रहे हैं, टीवी पे देख के आपको जरूर ये बहुत अच्छी तस्वीरें लग रही होंगी, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं वो दहशत में भी हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से, नदियां उफान पर होने की वजह से और कई ऐसे इलाके हैं जो अभी ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कईयों पर तो ये खतरा मंडरा रहा है कि वहां पर भी बाढ़ का साया कभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। और इसी बीच ये तस्वीर, गुजरात में लगातार हो रही बारिश भले ही लोगों के लिए आफत है, लेकिन इस बीच डांग जिले में गुजरात के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती बढ़ती हुई दिख रही है। वही छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश की वजह से मलेगर नदी उफान पर है। नदी का बहाव इतना तेज कि उसका पानी वहां से गुजर रहे पुल से होकर बहने लगा है, जिसकी वजह से इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि लोगों का ये रुख देखकर, किस तरीके से वो खतरे को झेलते हुए इन पानी के बीच से गुजर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचते हैं, पुल पर ह्यूमन चेन बनाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें रस्सी की मदद से ये लोगों को उस पुल को पार कराया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां से गुजर रहे पुल के ऊपर से उफनती नदी का पानी बहने की वजह से इलाके के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीर जरा देखिए, आंध्र प्रदेश में भी कुछ वैसी ही तस्वीर। पुल को अपने आगोश में ये पानी दरअसल ले चुका है। कई जगहों पर सड़कें और पुल तो दिखने बंद हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोग अब दोनों ही तरफ, पुल के इस तरफ और उस तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि पानी के तेज बहाव से अपनी बाइक या खुद को निकाल कर दूसरी तरफ ले जाए। और
इसी बीच बड़ी खबर, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कल मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कल दोपहर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की खबर है। श्याम रजक के जेडीयू से परेशान होकर आरजेडी में जाने की खबर है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कल मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कल दोपहर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की खबर है। श्याम रजक के जेडीयू से परेशान होकर आरजेडी में जाने की खबरें काफी दिनों से सामने आ रही थी और इसी बीच ये खबर भी अब आ रही है कि वो जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कल दोपहर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर पार्टी की सदस्यता से भी हालांकि वो इस्तीफा दे सकते हैं। श्याम रजक बड़े नेता जेडीयू के, और अब जो जानकारी आ रही है कि जेडीयू से काफी परेशान होकर अपनी पार्टी से वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं जेडीयू का दामन और आरजेडी के साथ जा सकते हैं श्याम रजक। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कल मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, ममता बनर्जी राजभवन की जासूसी करवा रही हैं। धनखड़ ने कहा, जो भी जासूसी कर रहे हैं उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजभवन की आंतरिक जांच जल्द ही पूरी होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और आरोप यह कि ममता बनर्जी राजभवन की जासूसी करवा रही हैं। धनखड़ ने कहा, जो भी जासूसी कर रहे हैं उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। हालांकि इससे पहले कई बार अनबन की खबरें सामने आती रही हैं और तलवारें खिंचती हुई भी नजर आई हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राजभवन की जासूसी करवा रही हैं। एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर। धनखड़ ने कहा, जो भी जासूसी कर रहे हैं उन्हें कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। साथ ही साथ धनखड़ ने यह भी कहा कि राजभवन की आंतरिक जांच जल्द ही पूरी होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लखीमपुर खीरी के ईसा नगर थाने क्षेत्र के पकरिया गांव में शौच के लिए गई एक 13 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। बच्ची 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे घर से बाहर निकली थी, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद बच्ची का शव गांव के पास एक गन्ने के खेत में मिला। बच्ची की हत्या की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गांव के ही 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। ढूंढर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको, और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। क्या लग रहा है? किस पे शक है ये घटना? किस पे शक है? गांव के ही लोग हैं कि बाहर के? क्या अब गाँव के रहे साहब, और घटना के जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की थी, जो कि थाना हमारा पड़ता है ईसा नगर, उसमें एक गन्ने के खेत में उस लड़की का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने तत्काल जो है परिजनों के साथ शव को जो है देखा, उसको मौके का मुआयना किया। उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए सील करके भेज दिया है। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल उसमें FIR दर्ज की गई और इसमें संलिप्त 2 लोग, एक हैं संतोष यादव और दूसरे हैं संजय गौतम, इन दोनों अभियुक्तों को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उन सभी पे तथ्यों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में गैंगरेप के बाद हुई नाबालिग की हत्या पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं
भी असुरक्षित हैं। कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जनता हताश, निराश हो चुकी है और नाराज है और चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और विशेष रूप से जो महिलाओं के खिलाफ, मासूम बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, एक के बाद एक जिले से ये खबरें आ रही हैं। अब लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश में जो एक 13 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई है, तो बलात्कार किया गया है और उनके जो शरीर के हिस्से काट दिए गए, आँख निकाल ली गई। ये ऐसा लगता है कि कानून का भय नहीं है, पुलिस का, व्यवस्था का कोई भय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के धोनी फिल्म साइन करने के समय का है। और इस वीडियो में सुशांत सिंह की चारों बहनें हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनका भाई धोनी बन गया है। इससे पहले भी सुशांत की बहन ने सुशांत के कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें पंचकुला का वीडियो भी शामिल था, जिसमें वो कृष्ण का भजन गा रहे थे। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। very proud mom। तो ये नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के धोनी फिल्म साइन करने के समय का बताया जा रहा है। और इस वीडियो में सुशांत सिंह की चारों बहनें नजर आ रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनका भाई अब धोनी बन गया है। और इसी के माध्यम से दरअसल ये साबित करने की भी कोशिश कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उनके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, परिवार से खुश नहीं थे, उस दिशा में भी इस वीडियो को देखा जा रहा है कि ये दिखाने की कोशिश है कि वो अपनी बहनों के साथ बेहद खुश थे और कई अच्छा वक्त अपनी बहनों के साथ वो बिताते थे। धोनी, this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. We are so proud of this. No, we should cut a Dhoni figure. Oh, not a sorry figure. Yeah. अरे सुशांत का है ये रहा। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। very proud mom telling कि how we feel about it. अच्छा ये तो पता नहीं। वहीं सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने एक बार फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग ऑफ डेथ नहीं थी। उन्होंने मुंबई के कूपर अस्पताल पर भी सवाल उठाया और यही नहीं, विकास सिंह ने दावा किया कि जब तक सीबीआई इस मामले में जांच नहीं करेगी, सच सामने नहीं आएगा। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। तो सुशांत के पिता के वकील जो हैं, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
समय क्या था, डेथ कितने बजे हुई, उस बात का जिक्र नहीं है। और वहीं 15 करोड़ के लेन देन पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। अरे सुशांत कहाँ है? ये रहा। तो सुशांत के पिता के वकील ने 15 करोड़ के लेन देन पर फिर सवाल उठाए हैं। जो पैसा उनके अकाउंट में गया है रिया चक्रवर्ती के, उस पैसे को उनको जस्टिफाई करना है कि कैसे क्या कमा करके उन्होंने डाला है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो लॉन्डर्ड मनी ही कहलाएगा, चाहे वो सुशांत के अकाउंट से गया हो या ना गया हो। इसलिए उसका एक अलग मतलब एक जस्टिफिकेशन उनको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा हमने ये काम करके हमको ये पैसा मिला। वह सुशांत के पिता के वकील ने अंकिता के फ्लैट की ईएमआई पर भी अपना बयान दिया। विकास सिंह ने दावा किया कि अंकिता अपने फ्लैट की ईएमआई दे रही थी, जबकि सुशांत अपने फ्लैट की ईएमआई दे रहे थे। देखिए, अंकिता लोखंडे में जो मेरे को परिवार से जो बात हुई है, शायद 2 फ्लैट थे, जो एक सुशांत ने खरीदा था, एक अंकिता ने खरीदा था, और उन्होंने दोनों फ्लैट को जोड़ दिया था। सुशांत भी उस घर में रहते थे, दोनों साथ रहते थे। फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो सुशांत छोड़ के चले गए, तो फ्लैट का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो दोनों आज भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें अंकिता लोखंडे, जहां तक मेरे को मालूम पड़ा है परिवार से, वो जो उनके अकाउंट में पैसा उस आधे फ्लैट के लिए, मतलब जो सुशांत के नाम से जो था, जो पैसा उनके पास आया वो पैसा लौटा रही है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता इसमें कोई, अगर वो पैसा लौटा देंगी तो ये कोई मामला ईडी के लिए रहेगा। वही सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवरकर का कहना है कि सुशांत सिंह के लिए बयान देने वालों की जान से मारने की धमकी मिल रही है। बयान दर्ज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश को मिल रही है जान से मारने की धमकी। जिस दिन उन्होंने बयान दिया तब गणेश के घर 6 से 7 नकाबपोश लोग गणेश को धमकाने के लिए पहुंचे। मदद मांगने पर मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला, ऐसा दावा है उनका। गणेश का यह भी दावा है कि मुंबई पुलिस सबूत निकालने के बजाय सबूत मिटा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुशांत के दोस्त अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी इंसान अपना बयान दर्ज करवा रहा है इस मामले में, उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 6 से 7 नकाबपोश लोग उनके घर में आते हैं, उनको धमकी देकर जाते हैं। बावजूद इसके जब मुंबई पुलिस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। मुंबई पुलिस सबूत खोजने के बजाय सबूत को मिटा रही है, ऐसा आरोप भी सुशांत के दोस्त लगा रहे हैं। तो बड़ा आरोप सुशांत के दोस्त की तरफ से इस वक्त। तो बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवरकर का कहना है कि सुशांत सिंह के लिए बयान देने वालों की जान से मारने की उन्हें धमकी मिल रही है। बयान दर्ज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश को मिल रही है जान से मारने की धमकी। दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दिवाकर, देखिए अर्पिता, अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरी तरह देखें तो ये दूसरे गवाह हैं जिनको मारने की धमकी आई है। इसके पहले अंकित आचार्य और दूसरी बार गणेश हिवारकर और अंकित आचार्य दोनों खुलकर सुशांत के सपोर्ट में आ रहे हैं और तमाम बयान दे रहे हैं कि आखिर साफ तौर पर वो जांच की मांग कर रहे हैं उनके परिवार के साथ। तो ऐसे में जो गणेश हिवारकर का आरोप है कि उन्होंने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस का सपोर्ट किया है, लगातार उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, उसके चलते उन्हें तमाम धमकियां आ रही हैं जो है जान से मारने की। और इसको लेकर जब वो मुंबई पुलिस के पास जाते हैं तो मुंबई पुलिस उन्हें सहयोग नहीं करती है इस मामले में और ना ही किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट दर्ज करती है। तो ये तब एक बहुत बड़ा आरोप है ये कि इस तरह के अगर गवाहों को मारने की धमकी आ रही है, जो उनके सुशांत के करीबी लोग हैं उनको मारने की धमकी आ रही है, तो ऐसे में अब क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और मुंबई पुलिस जो है वो आप सबूतों को नष्ट कर रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ा आरोप है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को इसमें कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुलकर सुशांत का सपोर्ट किया है और ऐसे में इस तरह की धमकी आना, हालांकि मुंबई पुलिस कह रही है कि हमारे पास आए कंप्लेंट दर्ज कराए, लेकिन जब कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे उनका आरोप है तो मुंबई पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, ना कोई कंप्लेंट दर्ज की गई। जाहिर तौर पर एक बड़ा आरोप सामने आ रहा है और ऐसे में आप देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में मुंबई पुलिस का क्या कदम रहता है। जी, नेता ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस अपनी जांच पूरी करने को है, पर क्या सच में ऐसा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर और उनके दोस्त गणेश जी मौजूद हैं। गणेश जी, मुंबई पुलिस का दावा यह है कि जांच पूरी हो रही है, कैसे देखते हैं?
जांच पूरी हो रही है तो दुनिया को पता है क्या जांच पूरी हो रही है। सबूत निकालने की जगह सबूत मिटा रहे हैं लोग। तो मुंबई पुलिस पे तो अभी 0.1% में भरोसा नहीं है। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, तब उन्होंने उसी रात को मेरे घर पे 5-6 लोग आए नकाबपोश। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, हर आदमी वही करेगा। 100 नंबर पे कॉल किया तो पहली बार तो उन्होंने कट कर दिया। सेकंड टाइम मैंने उन्होंने बताया कि मैंने मीडिया में आज इंटरव्यू दिया है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, तो आप ऐसा है। तो बोले आप जाके एफआईआर करो। अब मैं एफआईआर करूं, इनसे लड़ के एफआईआर करूं तो अब मुझे ही करना है, तो उनको भेजना चाहिए ना पुलिस के यहाँ। तो थर्ड टाइम जब कॉल किया आधे घंटे बाद, तो बोल रहे कि नहीं भेजेंगे। अरे मतलब क्या आपको, मैंने उनको फोन पे बताया आपके मर्डर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे? तो ये तो मुंबई पुलिस की हालत है, करेंगे क्या मांग करते हैं? ये मामला सुलझने के बजाय अब और उलझते जा रहा है, क्या मांगोगे? 100% सीबीआई होनी ही चाहिए। सीबीआई नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी हार है महाराष्ट्र सरकार की भी, पुलिस की भी, पूरे देशवासियों की, पूरे देश की जनता बोल रही है सीबीआई। और इनको जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में रेप के बेखौफ आरोपियों ने मामला वापस नहीं लेने पर पीड़िता की 10 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। घायल बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि अहमदनगर की एक आदिवासी महिला ने 2 लोगों के खिलाफ रेप की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई और इसी के बाद दोनों आरोपी महिला को मामला वापस लेने के लिए धमकाने लगे। महिला ने जब रेप का केस वापस लेने से इनकार कर दिया तो आरोप है दोनों आरोपियों ने पीड़िता की 10 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। फिलहाल अहमदनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। घटना जवाहर सुरंग के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में अचानक से आग की लपटें उठनी शुरू हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। इस दौरान काफी देर तक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा और तस्वीरें देखकर लोग भी दहशत से भर गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की तस्वीर, जहां पर ट्रक में अचानक से ये भीषण आग लगी है। गनीमत रही कि वक्त रहते ही ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। मास्क लगाकर, 2 गज की दूरी बनाकर फिर आ रहा है टीवी का सुपर हिट शो लपेटे में नेताजी। लॉर्ड आई एम